नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है। सीज फायर को लेकर काफी सारे प्रश्न जो है वह भारत में उठ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हार का जश्न मना रहा है। वह विश्व को दिखा रहा है कि उसने भारत को जो है वो हरा दिया है। अब वो हार का जश्न क्यों मना रहा है, क्यों इतना खुश है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि सीज फायर अचानक क्यों हो गया। हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर परमाणु हमले का खतरा था। हम चर्चा ये भी करेंगे कि क्यों अमेरिका, जो कि इस युद्ध के बीच में पहले मध्यस्थता करने को तैयार नहीं था, वह अचानक क्यों मध्यस्थता करना चाहा। क्या भारत ने मध्यस्थता के लिए इसको बुलाया था या पाकिस्तान ने जाकर अमेरिका का पैर पकड़ा था। चीन का यहां डबल गेम क्या था, इन सभी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन हम पूरा विस्तार पूर्वक इसका विश्लेषण करेंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और उसके बाद अपने विचार अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रहा है जब मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जो हैं वह बैठे हुए हैं आपके स्क्रीन पर और यह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। डीडीएमओ ने यह भी कहा है कि पहलगाम अटैक की क्रूरता क्या थी, ये सब हम जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर साफ तौर पर आतंकवाद के साजिशकर्ताओं को उनके ठिकानों को तबाह करने के लिए किया गया था। हमने सीमा पार टेरर कैंप और इमारतों को पहले पहचान लिया और यह बहुत बड़ी समस्या थी हमारे लिए कि इनमें से कई पहले जो है वो खाली करा दिए गए थे, क्योंकि उन्हें पहले से हमारे एक्शन के बारे में जानकारी था। आपके स्क्रीन पर हम तस्वीर भी दिखाते चलते हैं जो कि डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो है उन्होंने बताया। काफी सारी तस्वीरें भी उन्होंने साझा की है और कहा है कि 100 से अधिक आतंकियों को जो है वह मार दिया गया है। एयर मार्शल भारती जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। साथ में यह भी कहा गया कि मुरीद के टेररिस्ट कैंप के बाद बहावलपुर टेरिंग कैंप के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना गया जहां आतंकवाद का सबसे ज्यादा बड़ा गढ़ था जिससे नुकसान पहुंचाया गया। इन दो टेररिस्ट कैंप को भारतीय सेना ने जो है वो टारगेट किया, इन्हें तबाह किया और साथ में ही टेररिस्ट और टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके पूरी तरह से तबाह किया गया। पाकिस्तानी मिलिट्री और किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो टारगेट नहीं किया गया। इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट जनरल घई ने साफ तौर पे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी नागरिकों के साथ नहीं था। यह केवल एक ऐसा ऑपरेशन था जो कि आतंकवाद के खिलाफ था। ऑपरेशन सिंदूर साफ तौर पर उन साजिशकर्ताओं के खिलाफ था, उन आतंकवादी साजिशकर्ताओं के खिलाफ था। उनको ठिकाने को जो है वो तबाह करने के लिए किया गया था, जिन्होंने सीमा पार टेरर कैंप को जो है वो बनाया था और भारत में जो है वो साजिश रच रहे थे। 9 ठिकानों को एजेंसियों ने पहले पहचाना, जिसमें से कुछ पीओके में थे, कुछ पाकिस्तान में थे, जिसमें मुरीद के लश्कर का हेडक्वार्टर था, जहां अजमल कसाब और डेविड हेडली को जो है वो ट्रेनिंग भी मिला था। तो ये सारी जानकारियां जो है वो दी गई थी। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है। लाहौर में रडार सिस्टम को तबाह किया गया, भारत के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की गई, ऐसा सब जानकारी उन्होंने दिया। ऑपरेशन में आतंकी मुदस्सर खास, हफीज जमील, यूसुफ अजहर जो है वो ढेर हुए। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद केवल आतंकियों को खत्म करना था और ये सारी जानकारी दी। बताया गया कि किस प्रकार से हमने 4 टारगेटेड मिसाइल प्रयोग किया और उन्हें न्यूट्रलाइज किया। लेकिन इन सभी चीजों के बाद एक सवाल जो सबसे बड़ा आ रहा है, जिसको लेकर भारत में चाहे वो राजनीतिक दल है, भारत की आम जनता है, चाहे जो भी आपके विश्लेषक हैं, जो इस क्षेत्र में अनुभवी हैं, उन सभी का एक ही प्रश्न है कि भारत ने जीत के मुंह से हार क्यों छीन ली। भारत ने संघर्ष विराम जो है वह अचानक क्यों ले लिया। क्या आतंकवाद का सफाया भारत ने कर लिया है या ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिस परिस्थिति के कारण अचानक भारत को जो है वह संघर्ष विराम पर जो है वह हामी भरनी पड़ी। भारत और पाकिस्तान के बीच में अचानक जो ये संघर्ष विराम हुआ, इसको लेकर काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है
कि भारत के पास अगर पहले से सैन्य बढ़त थी, तो उसने बिना दीर्घकालिक लाभ हासिल किए शांति की ओर कदम क्यों बढ़ा लिया? क्या भारत की यह रणनीति सही थी या भारत ने कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती कर दी? भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद भारत की इस गलती को बताते हुए आलोचना करने वाले जो भी विशेषज्ञ हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि भारत ने एक तो जीत के मुंह से हार को छीन लिया है और साथ में ही अपनी सैन्य दृष्टि को नहीं पहचाना है, उसकी काबिलियत को नहीं पहचाना है, क्योंकि हमारा सैन्य दृष्टि जो है, सैन्य जो है, हमारी सेना जो है, वह बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन अचानक संघर्ष विराम का घोषणा करना जो है, वो कहीं ना कहीं हमारे सेना के मनोबल को भी कम करता है। भारत ने इतिहास से कुछ सीखा नहीं है और यही कारण है कि बार बार अपने रणनीतिक गलतियों को भारत दोहरा रहा है। तो फिर दिमाग में प्रश्न होगा कि जब भारत की सैन्य सेना जो है वो इतनी लीड कर रही थी, जैसा कि आज बताया भी जा रहा है कि किस प्रकार से हमने कहां-कहां टारगेट किया, हमने मिसाइल चलाया, हमने लीड लिया हुआ, तो सब कुछ बताया जा रहा है। तो अचानक ऐसा क्यों हुआ कि भारत को यह निर्णय लेना पड़ा? दोस्तों, शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच यानी कि कल अचानक संघर्ष विराम हो गया और जब यह घोषणा हुआ तो सभी हैरान हो गए। पाकिस्तान की सेनाएं भारत की सीमा के करीब आ चुकी थी, तनाव अपने चरम पे था। हालांकि कुछ देर के बाद स्थिति जो है वह पूरी तरह से बदल गई, शांति स्थापित हो गई और इस फैसले ने जो है वो सभी को निराश किया और इतिहास जो है इसके लिए हो सकता है कि वर्तमान शासक को जो है वो माफ ना करे। भारत ने सैन्य गतिविधियों में अगर बढ़त हासिल कर ली थी, पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को कमजोर कर दिया था, भारत के ड्रोन और मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को भेद लिए थे, तो फिर भारत ने संघर्ष विराम की घोषणा क्यों कर दी? साथ में इस फैसले से भारत को किस प्रकार से भविष्य में दीर्घकालिक राजनीतिक नुकसान हो सकता है, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। क्या भारत ने गलतियों की पुनरावृत्ति कर ली है, जैसे सन 1971 में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों के पैंट उतरवाने के बाद, यानी कि उनसे समर्पण कराने के बाद भारत ने क्या हासिल कर लिया? भारत ने 2001 में क्या हासिल कर लिया? भारत ने 1999 के कारगिल वॉर के बाद क्या हासिल कर लिया? मतलब हर जगह लीड लेने के बाद भारत फिर से क्यों ये गलती कर रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर में जो भारतीय बहनें थीं, माताएं थीं, जो 26 जिनके पतियों की हत्या कर दी गई थी, क्या अचानक उनको इंसाफ मिल गया? ऐसे कई सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं, जो कि भारत के इस निर्णय को एक संदेह के रूप में जो है वो देख रहे हैं और ये भी प्रश्न कर रहे हैं कि क्या भारत ये रणनीतिक चूक तो नहीं कर दिया? दोस्तों, कल हमने देखा कि कल शाम को 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास विदेश सचिव विक्रम मिश्री जो हैं, वह आए, प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से संपर्क किया है और दोनों देशों के बीच में संघर्ष विराम पर सहमति बनी है। 29 अप्रैल को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया था और जब किया था तो उस समय कोई भी बात नहीं हुई थी और भारत ने कहा था कि अब बात नहीं, अब पूरा अंत होगा। अब आतंकियों को जो है और आतंकियों के आकाओं को जो है वो धूल चटा दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो क्या आतंकियों और आतंकियों के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया गया, धूल चटा दिया गया? क्या हाफिज सईद मारा गया? क्या जितने भी भारत में आतंकी घटनाएं हो रहे हैं उनके मास्टरमाइंड्स को मार दिया गया? अचानक ऐसा क्यों हुआ? अचानक क्यों कहा गया कि आज शाम यानी कि कल शाम 5 बजे के बीच दोनों देशों के बीच की जो सैन्य गतिविधियां हैं उनको रोक दिया जाए? ऐसे कई सारे प्रश्न आ रहे हैं। क्या भारत ने ये सही फैसला लिया है कि नहीं लिया है? ऐसे कई प्रश्न हैं। ठीक, इसके बाद की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज की ये फोटो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, जब पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। अब इस मीटिंग के बाद अगर हम बात करें तो इस मीटिंग के बाद जो न्यूज एजेंसी एएनआई है, उसके सोर्स से यह रिपोर्ट आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्रियों के बीच में कोई भी बात नहीं हुई है। दोनों देशों के आर्मी ऑपरेशन महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई है, ना कि एनएसए के बीच में बात हुई है।
और एएनआई के सोर्स से यह भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वहां अगर गोली चलेगी तो हम यहां से गोला चलाएंगे। हालांकि न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह नहीं बताया है कि पीएम ने यह बात कब कही, कहां कही और किससे कही। कश्मीर पर हमारी स्थिति जो है दोस्तों बहुत स्पष्ट है और अब केवल मामला बचा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को कब वापस लिया जाएगा। जब हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बारे में हम बात करें तो सिंपल सा एक दिमाग में प्रश्न ये उठने लगता है कि अब पाकिस्तान में, क्योंकि कल अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, देखेंगे भी कि कल जैसे ट्वीट किया गया, पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम घोषित कर दिया। ठीक है, उसके 3 घंटे के बाद हमने देखा कि फिर से युद्ध विराम को जो है वो तोड़ दिया गया। फिर हमने देखा चीन ने इंटरफेयर किया और फिर से जो है वो शांति हो गई। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि अमेरिका इंटरफेयर क्यों किया, पहला चीज। दूसरा, युद्ध विराम फिर टूटा क्यों? तीसरा, चीन ने फिर इंटरफेयर क्यों किया? क्या चीन और अमेरिका की आपसी जो ये लड़ाई है, उस लड़ाई का जो नकारात्मक प्रभाव है वो क्या भारत और पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा? क्या भारत जो चाहता है कि कश्मीर के मुद्दे पर कोई तीसरा देश ना आए, क्या कोई तीसरा देश यहां एंट्री करने का प्रयास कर रहा है? ऐसे कई सारे प्रश्न जो है वो आ रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 3 लक्ष्यों को हासिल किया है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। पहला, सैन्य लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद कैंप को हमने मिट्टी में मिला दिया। राजनीतिक रूप से सिंधु जल संधि सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी है। जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता तब तक ये स्थगित रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। और मनोवैज्ञानिक रूप से घुस के मारेंगे इन्होंने कहा था, तो इन्होंने कहा कि हमने घुस के मारा है और हम इस पे सफल रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वह सफल हुआ। अब बात करने के लिए कुछ और है नहीं। अगर वे आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अब हम क्या बात करें पाकिस्तान से। अगर वो आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो फिर हम बात करेंगे, और इसके अलावा और कोई बात करना है भी नहीं। दूसरा है कि हमें किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि अगर हम मध्यस्थता करेंगे और कश्मीर का जो मुद्दा 1000 साल, अमेरिका को कौन समझाए सब कि 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, उसके बाद कश्मीर का मुद्दा आया है। लगभग 76 साल हुए हैं कश्मीर के मुद्दे को। 1000 साल पुराना मतलब क्या ये एंग्लो सिख वॉर के समय की बात हो रही है? मतलब वो तब की बात हो रही है जब गुलाब सिंह को जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो बेचा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बेचा था 75 लाख में। तब से विवाद की बात हो रही है क्या? मतलब 1000 साल मतलब कब की बात कर रहे हैं? कब से भारत में कश्मीर कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में 1000 साल का मुद्दा हो गया। अब हो सकता है कि ट्रंप जो है वो लंबी लंबी बातें करते हैं, कुछ भी बोलना होता है तो कुछ भी बोल देंगे। ठीक। अब एएनआई के सोर्स से यह भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है और हम नए सामान्य दौर में हैं। दुनिया को इसे स्वीकार करना चाहिए और पाकिस्तान को भी इसे स्वीकार करना होगा कि यह हमेशा की तरह नहीं चल सकता है। लेकिन पाकिस्तान तो कुछ और कह रहा है, पाकिस्तान तो कुछ और राग अलाप रहा है। पाकिस्तान तो कह रहा है कि भैया हमने तो भारत को हरा दिया, भारत हार चुका है, भारत की एयरफोर्स जो है वो खत्म हो चुकी है। इस क्षेत्र में अगर किसी की बहुत मजबूत एयरफोर्स है तो वो पाकिस्तान की, बहुत मजबूत मिलिट्री है तो पाकिस्तान की। मतलब भारत इसमें लीड ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने हार को भी जीत के रूप में जश्न मना रहा है। वो तो बस वैसे ही हुआ जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं क्रिकेट का मैच हार जा रहे हैं, आपको कोई ट्रॉफी नहीं मिली तो बगल के दुकान वाले से ट्रॉफी खरीद लिए, मेडल खरीद लिए, गले में लगा लिए, ट्रॉफी ले लिया और अरे हम जीत गए, हम जीत गए। तो यही काम पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन इसको मौका किसने दिया? इसको जश्न मनाने का मौका किसने दिया? आप देख रहे हैं कि यहां मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान जो है वो लिख रहा है, रिस्पॉन्डिंग टू मीडिया क्वारीज रिगार्डिंग द स्टेटमेंट मेड बाय द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रिगार्डिंग सीज फायर वॉलेशन, द स्पोक पर्सन से पाकिस्तान रिमेन्स कमिटेड टू फेथफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया अनाउंस्ड अर्लियर टुडे। मतलब ये कह रहा है कि हमने जो कमिटेड है, हम इसको लेकर बहुत हैं, हम सीज फायर को एकदम पूर्ण रूप से मान रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक बात और भी कह रहा है, पाकिस्तान वेलकम स्टेटमेंट बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिगार्डिंग पाकिस्तान इंडिया रिलेशन। भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, कौन से संबंधों को लेकर बात कर रहे हैं? भैया वही संबंधों को लेकर बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किस पे बात हो रहा है
कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन एंड मस्ट एंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कश्मीरी पीपल, यानी कि कश्मीर के उस मुद्दे को लेकर जो भारत कभी भी यूनाइटेड नेशन लेकर नहीं जाना चाहता है। भारत चाहता है कि ये मेरा मामला, और कश्मीर तो भारत का अपना मामला है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का अपना है, तो फिर ये जबरदस्ती का क्यों? और यहीं से जो है वो पाकिस्तान जो है वो ये समझ रहा है कि उसको लीड मिल गया, वो जो चाहता था कि कश्मीर के मुद्दे में भारत की किस हार का पाकिस्तान जश्न मना रहा है, भारत के इस हार का नहीं, भारत के उस हार का जिस मुद्दे को पाकिस्तान कई वर्षों से चाहता था कि इस पर बात हो, कश्मीर के मुद्दे, अमेरिका भी उस पर बात करे। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि ट्रंप ने पहली बार इस पर बात की, जब 370 हटाया गया था तब भी ट्रंप का बयान आया था, लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मान रहा है कि ये उसे जो है जीत मिल गई। हुमा बकाई जो कि एक्सपर्ट हैं, इन्होंने क्या लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर mentioning Kashmir is validation of point of view and acknowledgement of Kashmir's dispute status. The cherry on the cake is trade. Thank you, ये से अमेरिका को इन्होंने धन्यवाद करके कहा कि भैया अब ये मतलब समझे ताजा फ्रेश एयर है, तेज, ठीक। ट्रंप से, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर ने भी इसको लिखा है, ट्रंप से ही विल वर्क विद पाकिस्तान इंडिया टू सॉल्यूशन कंसर्निंग कश्मीर डिस्प्यूट। अब इसी को लेकर बहुत ज्यादा जो है वह खुश है। कौन? पाकिस्तान, कि हमने जो है वह कश्मीर के मुद्दे को जो है वो क्या कर लिया है, अपना बना लिया, कश्मीर के मुद्दे को जो है हमने जीत लिया। बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन इसके अलावा और भी चीजों को हम देखें, आप अपने स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो कह रहा है विक्टोरियस इन वॉर ग्लोरियस इन पीस, ठीक। अपने से अपनी बड़ाई करना है तो भैया मतलब अपने मुंह मियां मुट्ठू बनना, कुछ भी कह लीजिए, जो भी कहना है। Relieved PM showers praise on armed forces after US brokered पाकिस्तान इंडिया सीजफायर, ठीक। अच्छा, एक चीज और भी है, पाकिस्तान इस प्रकार से क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की हार हो चुकी है, लेकिन ये कहते हैं ना कभी माइंड गेम भी खेला जाता है। पाकिस्तान इस समय माइंड गेम खेल रहा है, किसके साथ? पाकिस्तान बेवकूफ बना रहा है, किसको? अपने जनता को, अपने नागरिकों को वह बताना नहीं चाहता है कि कितना उसको लताड़ पड़ा है। पाकिस्तान दिखाना नहीं चाहता, अरे भैया तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे प्रमुख शहरों को हमने फोड़ा है, वहां हमने ब्लास्ट किया है, तुमको रुला दिया है, तुम्हारे जो एयर बेस है उनको हमने तोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद भी तुम जश्न मना रहे हो कि तुम जीत गए हो। तुम झूठ मूठ का जो है वो कह रहे हो कि तुमने हमारे राफेल को तोड़ दिया है, राफेल को गिरा दिया है, और उसका प्रूफ जो है वो आप तुम सीएनएन को जो है वो दे रहे हो कि भैया सोशल मीडिया पे हमको देखने को मिला है ना? अगली बार कुछ होगा तो कहोगे कि कल तो हमारा जो व्हाट्सएप का फैमिली ग्रुप था उसमें ये मैसेज ऐसा आया था, ठीक। तो अब भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने देखा कि तनाव चरम पे पहुंचा था, जंग के हालात बनते दिखे थे, और इस बीच में अगर हम बात करें तो गेम किसी और ने भी खेला था। किसने खेला था उस पर भी आते हैं, लेकिन उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आप देख लीजिए, और जहां इन्होंने कहा है thousands year a solution can be arrived at concerning Kashmir. God bless the leadership of India and Pakistan on a job well done. ठीक है, बढ़िया, ये भी जो है वो मस्त अपना जो है क्रेडिट ले रहे थे। इसके बाद जो है वो जेडी वांस जो कि वहां के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी इस पर बात किया, सेक्रेटरी मार्को रूबियो इन्होंने भी बात किया है, तो सबने जो है वो बधाई दी कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक। लेकिन आपको थोड़ा-सा और भी ध्यान रखना है और धीरे-धीरे पूरी बातों को सुनते रहना है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये पाकिस्तान का मैप दिख रहा है, और पाकिस्तान का 3 एयरबेस देखिए, एक है मुरीद एयरबेस, दूसरा है रफीकी एयरबेस और तीसरा है नूर खान एयरबेस। इन तीनों जगह पे अगर हम बात करें तो भारत की सेना ने जो है वो हमला किया और इन तीनों को जो है वो ध्वस्त कर दिया, ठीक। नूर खान एयरबेस की अगर हम बारे में बात करें तो ये रावलपिंडी में है, ठीक। इसके अलावा बात करें तो मुरीद एयरबेस के बारे में बात करें तो ये चकवाल में है, और इसके अलावा एक और एयरबेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, 3 एयरबेस है, रफीकी, मुरीद और नूर खान, तो जहां के बारे में बात कर रहे हैं ये 3 हैं, और इन तीनों को अगर हम बात करें तो भारत की एयरफोर्स ने जो है इनको एकदम नुकसान पहुंचा। तीसरा रफीकी एयरबेस जो कि शोरकोट में है, ठीक। अब इन तीनों को जो है वो भारतीय सेना ने जो है वो नुकसान पहुंचाया था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर 8 हमले किए थे, उरी, उधमपुर, पठानकोट, ब्यास, सिरसा, सूरतगढ़, आदमपुर, राजौरी, ठीक, इसको निशाना बनाया था।
और पाकिस्तान कह रहा था कि वो हमारा एयर डिफेंस S-400 को नष्ट कर दिया है। उसने कहा कि राजौरी में मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग सेंटर पर उसने हमला किया है। उसने कहा कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजी टॉप को उसने निशाना बनाया है। उरी के सप्लाई डिपो को उसने कर दिया है। आर्टिलरी पोजीशन अटैक कर दिया है। पंजाब में जो ब्रह्मोस स्टोरेज फैसिलिटी है उसको नष्ट, मतलब इस प्रकार से जो बात किया, और भारत की इलेक्ट्रिक ग्रिड को निशाना बना के 70% ग्रिड को ठप कर दिया है। ये सारी की सारी कोरी बातें, बकवास जो है पाकिस्तान जो है वो कर रहा था, और इसका कहीं प्रूफ नहीं है, क्योंकि भारत में इस प्रकार की कोई भी चीजें जो है वह नुकसान पहुंचा नहीं। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप अपने स्क्रीन पर यह भी देख रहे हैं कि आज इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया है और सीज फायर के बारे में इन्होंने बात किया, लेकिन यह भी कहा है कि अगर कभी भी सीज फायर का वायलेशन होता है तो उसी हिसाब से जो है वो जवाब दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने भी ट्वीट करके कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है, और किसी भी प्रकार का कोई भी अफवाह जो है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, लेकिन ये जो सीज फायर है उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे राहुल गांधी हों, वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं कि आप बताइए पूरी घटना कि 22 अप्रैल से लेकर अभी तक जो है आपने क्या क्या किया उसके बारे में जानकारी दी। लेकिन हमने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ये तनाव चरम पर था, जंग के हालात बन रहे थे, तो इसमें एक और देश जो कि पाकिस्तान के पीछे से बैक कर रहा था, और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान नहीं युद्ध लड़ रहा था, पाकिस्तान तो एक मोहरा था, युद्ध तो यही देश लड़ रहा था जिसका नाम है चीन। चीन ने डबल गेम, चालबाजी दिखा दी। ऊपर से वो दिखा रहा है कि वह शांति और बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अगर हम बात करें तो वह कुछ और खेल खेल रहा है। चीन में एक नामी विश्वविद्यालय है जिसका नाम है सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। उनके एक प्रोफेसर है जिनका नाम है माओ केजी और चेन झाओ। उन्होंने चीन की एक वेबसाइट है जिसका नाम है गुआनचा, उस पर एक लेख लिखा है, और इस लेख के बारे में जो जानकारी मिली है वो आदिल बरार, जो कि बीबीसी के रिपोर्टर रह चुके हैं, ठीक है, इन्होंने पूरी बातें बताई हैं। माओ खेजी, हंगसुआ यूनिवर्सिटी एंड चेंजॉन साउथ एशिया रिसर्च ग्रुप राइटर, ये इस पर इन्होंने लिखा है, इसी पर आपको लेख मिल जाएगा, ठीक है। और जिस इन्होंने जो लेख लिखा है इसमें खुलासा किया है कि अक्साई चीन का जो क्षेत्र है उसमें चीनी सैनिक जो है वो चीन ने तैनात कर लिए हैं, जिसका मेन मकसद है कि भारत अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो ये जो है वो भारत के ऊपर आ जाएंगे। यानी कि सैनिकों की तैनाती जो है वो भारत के लिए एक चेतावनी के रूप में था, और चीन ने पाकिस्तान को पूरा समर्थन दे रखा था कि भारत के ऊपर जो है वो दबाव बना के रखा जाए, ताकि भारत किसी भी प्रकार का बड़ा कदम ना उठा पाए। और भारत ने सीमित सैन्य कार्रवाई जब शुरू कर दी तो चीन ने अपने परंपरागत भाषा यानी कि शांति और बातचीत की जो है वो बात शुरू कर दी। यानी कि चीन जो है वह डबल गेम की नीति पर काम कर रहा है। चीन की जो रणनीति थी उसके मुताबिक कमजोर पक्ष यानी कि पाकिस्तान का जो है वो समर्थन करके ताकतवर पक्ष यानी कि भारत को जो है वो चेतावनी देना था और भारत के ऊपर दबाव बनाना था। और अगर कोई भी देश कमजोर हो तो क्या उसका आतंक फैलाना जायज है कि नहीं, ऐसा इन्होंने लेख में लिखा है। और चीन जो है अपनी इस दोहरी नीति को अपनाकर भारत के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रचने का काम कर रहा था। इस लेख में यह भी बताया गया, अ सिल्वर लाइन इन द टेंस सिचुएशन इन दैट सिंस 2020 चाइनीज ट्रूप्स हैव बीन स्टेशन नियर इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें यह भी कहा गया कि 2020 से ही जो है चीनी सैनिक भारतीय नियंत्रण वाले कश्मीर के पास मौजूद हैं, और उनकी तैनाती को दक्षिण एशिया में शांति की गारंटी बताया गया, और यह दावा किया गया है कि भारत की संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए यह सीधी चुनौती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो चीन जो है वह केवल दिखा रहा है कि वह शांति चाहता है, लेकिन असली में वह धमकी देकर भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। और ये चीज कल आपको समझ में आ गया होगा कि जब ट्रंप ने यह बात ट्वीट किया कि अब सीज फायर हो चुका है, लेकिन चीन के उकसावे पर जो है वह फिर से पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन हमला शुरू हो गया था। फिर आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे यहाँ के एनएसए ने जो है चीन के विदेश मंत्री से बात किया और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। यानी कि चीन को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि हमारे क्षेत्र में अमेरिका किस प्रकार से जो है वो निर्णय ले रहा है, अमेरिका किस प्रकार से इंटरफेयर कर रहा है। और चीन ने इसीलिए जो है वो फिर से इस प्रकार की स्थिति जो है वो क्रिएट की, और क्रिएट करने के बाद चीन आगे बढ़कर जो है वह भारत से बात कर रहा था, वह हमें पाकिस्तान को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस क्षेत्र में जो है वो शांति चाहिए, बल्कि वो शांति नहीं चाह रहा था,
वो बस दिखावा कर रहा था। उसका असल मकसद जो था वह भारत की कार्रवाई को रोकना था, पाकिस्तान को सहारा देना था और भारत को इसके इसी चालबाज से जो है वह बचे रहना होगा। आगे अभी और भी बढ़ेंगे और बढ़ते हुए देखेंगे कि फिर आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को जो है वो एंट्री करना पड़ा। दोस्तों, सीएनएन ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें लिखा है कि वांस कॉल्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एनकरेज सीजफायर टॉक्स आफ्टर रिसीविंग अलार्मिंग इंटेलिजेंस सोर्स। यानी कि जेडी वांस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके पास एक खबर पहुंची और खबर जब पहुंची तो वो इस खबर को लेकर जो है, आपको याद होगा कि जेडी वांस उस समय भारत में थे और भारत के प्रधानमंत्री उस समय सऊदी अरब की यात्रा पे थे। ठीक। और भारत लगातार अमेरिका के संपर्क में था। ठीक। उसके बाद ये घटना घटी और घटना घटने के बाद जेडी वांस वापस अमेरिका चले गए और सऊदी अरब की यात्रा को रोक के जो है वह मोदी वापस आ गए। 1 मई को विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की और साफ बता दिया कि भारत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करेगा। भारत का मुख्य उद्देश्य जो है वो आतंकवाद का सफाया करना है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो 7 से 9 मई के बीच पाकिस्तान जो है वो पैनिक हो गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की तो भारत के प्रधानमंत्री दो टूक में इन्होंने यही कहा कि अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम उससे बड़ी प्रतिक्रिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ देंगे। और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बड़ा हमला कर दिया। ठीक। अब हमला जब किया तो आपको फिर से ध्यान देना होगा इस जगह को। आपके स्क्रीन पर फिर से ये जगह देखिएगा। ये है आपका नूर खान एयरबेस। भारत ने जैसे ही नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला किया, इसको तबाह किया, पाकिस्तान बुरी तरह से डर गया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गए और भारतीय मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए वो बुरी तरह से नाकाम हो गए। जबकि उस वक्त भारत ने अपनी जो है अपने तरफ से काफी कम तबाही मचाने वाले हथियारों का प्रयोग किया था और ऐसा लग रहा था कि भारत अगले कुछ घंटे में पाकिस्तान के तमाम सैन्य ठिकानों, हथियार भंडार को जो है वो तबाह कर देगा। इसी बीच में अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी कि जेडी वेंस के पास एक खुफिया खबर आई और इसके बारे में सीएनएन ने जो है उसको बताया है। एक खुफिया खबर जो है वो जेडी वेंस के पास आई और भारत के प्रधानमंत्री को जेडी वेंस फोन करते हैं और उसके बाद सीज फायर का ऐलान हो जाता है। आखिर जो टेलीफोन जेडी वेंस के पास आया था, प्रधानमंत्री मोदी को जेडी वेंस ने क्या कहा था, क्या खतरनाक खुफिया जानकारी थी जिसके बाद ये सारी कंडीशन आई। सीएन के अमेरिका अधिकारी ने यह भी खुलासा किया है कि अमेरिका के पास जो ये खुफिया जानकारी थी, यह खुफिया जानकारी काफी खतरनाक थी और संदेह तो यह भी लगाया जा रहा है कि जिस एयरबेस के ऊपर हमला किया गया था वहीं पाकिस्तान का न्यूक्लियर रखा हुआ था और यह भी सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान हो सकता था कि उसके बाद जो है वह पैनिक होकर भारत के ऊपर परमाणु हमला कर सकता था। अब ये जो संवेदनशील जानकारी थी, यह जानकारी जो है वो ट्रंप को दी गई और अचानक जो है अमेरिका को जो है वो बीच बचाव करना आना पड़ा और अमेरिका ने जो है वो भारत और पाकिस्तान को समझाकर सीज फायर जो कराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध की जो आशंका है उस आशंका को खत्म कर दिया जाए। आपने ध्यान दिया होगा कि ट्रंप ने एक और ट्वीट करके कहा था कि अगर ये सीज फायर नहीं होता तो दोनों तरफ से लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती और ये बात इसलिए कही क्योंकि ये यही था। यानी कि भारत के हमलों से जब पाकिस्तान डर गया था, जब नूर खान एयरबेस तबाह हो गया था तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डर लग रहा था और अब पाकिस्तान को यह डर हो गया था कि भारत उसके हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर हमला कर देगा। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे संवेदनशील एयरबेस था और भारत ने यहीं डीप स्ट्राइक कर दी थी। अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम भारतीय हथियारों को बिल्कुल इंटरसेप्ट करने में असफल हो रहे थे, जिससे भारतीय हमले को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा था। जबकि पाकिस्तान के मिसाइल भारत को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, जिससे पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे थे और किसी तरह से वह युद्ध से बाहर निकलना चाहता था तो उसके पास दो रास्ते थे, या तो अमेरिका का पैर पकड़ के अमेरिका से विनती करे कि भारत को समझाए या तो वो परमाणु बम चलाए। और यही कारण है कि अमेरिका को जो है वो यहाँ एंट्री करनी पड़ी और अमेरिका ने एंट्री करके यहां सीज फायर कराया। लेकिन जब अमेरिका ने सीज फायर कराया तो ट्रंप को लगा कि चलो यही चौधरी बन जाते हैं।
ट्रंप ने तुरंत उसमें कश्मीर की बात कर ली, मध्यस्थता की बात कर ली। वो उनका बड़बोलापन है, बोलता रहता है वो व्यक्ति कुछ भी, चौधरी बनना चाहता है। लेकिन अभी तक का जो पूरा मामला जो है, वो जो रिपोर्ट है उस आधार पर यही है। आपको क्या लगता है? आप सीज फायर को लेकर आपके क्या विचार हैं? चीन को लेकर आपके क्या विचार हैं? अमेरिका को लेकर आपके क्या विचार हैं? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपके क्या विचार हैं? और भारत सरकार के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है, इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।